एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो आज हम लोग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने ओरिजिन से रिलेटेड। तो हम पढ़ने वाले हैं आज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 1। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। आप एक बार वीडियो के अंदर जाके देखो, नीचे न्यू इंडियन एरा कुछ इस तरह लिखा होगा, ठीक है। तो वहां पे क्लिक करो और वीडियो में जाके सारी चीजों को वॉच कर लो। ओके, आप देख रहे हो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यूज सिलेबस। मेरा नाम है प्रशांत और मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके इस वीडियो की सारी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल में जाओ, टेलीग्राम डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहां पे ये नाम सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो वहां पे भी सारी नोट्स मिल जाएंगी। तो गाइज आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ के अंदर फर्स्ट लाइफ का सेल ये सब कैसे आया, ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस चुपचाप आपको सुनना है, लिसन करना है और उसके बाद आप लास्ट में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। ओके, तो गाइस चलो फिर सबसे पहले हम लोग कैन यू रिकॉल की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवोल्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कैन यू रिकॉल पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मजा आ जाता है पढ़ने में। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग ने क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट इवोल्यूशन की डेफिनेशन साइंस 2 में पढ़ी थी, ठीक है, कि इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज। क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism। क्या पढ़ा था हमने, ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long period of time। ओके, तो यानी कि बहुत ज्यादा टाइम में जो बॉडी के अंदर ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को यानी कि बहुत ज्यादा टाइम में किसी भी बॉडी के अंदर ग्रेजुअली धीरे धीरे जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड। पहली लाइफ कहाँ फॉर्म हुई, तो वाटर में हमने खुद ही पढ़ा है, ठीक है, पहली लाइफ कहाँ फॉर्म हुई, वाटर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेटिंग बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत से ऐसे क्यों एनिमल्स है कि जो एक्सटिंक्ट बनते जा रहे हैं यानी गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो हो सकता है कि हैबिटाट का चेंज हो, ठीक है, या फिर उन्हें इन्वायरमेंट अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो उन्हें उस हैबिटाट में अपने आप को अडॉप्ट ना करवा पा रहे हो। तो ये सारी चीजें रीजंस है, इन्वायरमेंट या उनका हैबिटाट या फिर सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वाला द लमार्क्स थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, द लमार्क्स थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये तो क्वेश्चन नहीं, ये तो बता दिया है भाई कि हाँ एक थियरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन देखते हैं क्या होता है। तो हमने इसे भी चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th साइंस 2 में पढ़ा था, स्पेसिएशन करके। आप जाके वो बुक उठा के देख लेना। तो इसमें क्या बोला था, तो स्पेसिएशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्या होता है स्पेसिएशन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू देयर हैबिटाट चेंज, ड्यू टू देयर चेंज ऑफ हैबिटाट। ओके, हैबिटाट यानी कि रहन सहन, कहाँ रहता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये कैसे होता है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मान लो कि ये अपना पूरा प्यारा सा ये एक पूरा अपना इंडिया है, ठीक है, ये इस तरह कुछ, ठीक है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मेरे को ज्यादा डायग्राम वगैरह तो आता है नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना इंडिया है, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हम मुंबई में रहते हैं, ओके, चलो ध्यान देना। तो अभी मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, इस इंसान को जाके हमने सहारा डेजर्ट में छोड़ दिया राजस्थान में, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इसे छोड़ दिया, अब ये वहां की लाइफ स्टाइल रहने लगा राजस्थान में, मतलब जहां भी पानी भी ना हो, ऐसी क्रिटिकल की सिचुएशन में जहां पे वाटर भी ना हो, ओनली कैक्टस हो, ठीक है, और वहां पे ज्यादा खाना फूड वगैरह शेल्टर कुछ ना मिल रहा हो, तो ठीक है, वहां पे उसे हमने छोड़ दिया। ये मुंबई का इंसान था, ठीक है, यहाँ पे मुंबई है, ओके, तो यहाँ का इंसान हमने उसे राजस्थान में छोड़ दिया,
ठीक है, या फिर सहारा डेजर्ट में छोड़ दिया, तो वहां पे वो रहने लगा धीरे 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 धीरे, फिर धीरे धीरे अभी समझ लो या तो वो उस लाइफ को, वैसे हैबिटाट को क्या करेगा, या तो वो अडॉप्ट करेगा या तो फिर अपनी लाइफ को गवा देगा, यानी मर जाएगा। यही यहाँ पे फिर डार्विन थ्योरी आती है कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, कि भाई जो सर्वाइव करेगा, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, तो अगर इसने सर्वाइव किया तो ये नेचर में सिलेक्ट हो जाएगा और ये दुनिया में रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर समझ लो हमने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे रहने लगेगा। फिर ये वहां के हिसाब से जो चीज वहां का हैबिटाट है, जो वहां पे अवेलेबल होगा राजस्थान में या फिर किसी भी जगह में, किसी भी डेजर्ट में, किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस में, ये अपने आप को ढाल लेगा उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी एक लाइफ जनरेट होगी, ये उस तरह से बन जाएगा, ये उस हैबिटाट में रहने वाला इंसान बन जाएगा और इसकी एक न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी, ठीक है, जो कि कैक्टस में भी कैक्टस खाने लगे, कैक्टस खाने वाली होगी, या फिर जो वाटर होता है विदाउट वाटर का रहने लगे, ऐसा कुछ अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर ले, बिकॉज अपनी बॉडी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अडॉप्शन हो जाए तो ये एक न्यू स्पीसीज बन जाएगा फिर, ठीक है। और हम एक ह्यूमन बींग्स न्यू स्पीसीज रहेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, ये अलग कंडीशन में रहने वाला है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस या फिर हैबिटाट, ये सारी चीजों की वजह से जो नया नया स्पीसीज फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं इस थियरी को स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन समझ गया होगा अच्छे से आपको, अगर क्लास 10th में नहीं समझा होगा तो। बस इतना ही कैन यू रिकॉल में था। अब हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे हमको देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मजा, ठीक है। हम खुद कैसे आए, या फिर साइंस ने जो थियरीज दी है क्या वो सही है, किस हद तक, किस लिमिट तक ये सही है, तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। ओके, तो अपना है यहाँ पे चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5। पहला ही टॉपिक है प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटोबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं फटाफट। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूं, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, ठीक है, लाइफ, और प्रोटो मीन्स फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लाइफ, ठीक है, यानी कि ओरिजिनेशन, यानी कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। किसी ने पूछा डिफाइन प्रोटोबायोजेनेसिस, तो क्या बताओगे, द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, यानी कि या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, या फिर इसी चीज को हम ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, कितना आसान सा था ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही हम प्रोटोबायोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो ये अब तक चाहे भले ही इतना साइंस इवॉल्व हो चुका है, हमने इतनी थियरीज पढ़ी, हमने इतनी सारी चीजें बायोलॉजी में, एमबीबीएस वगैरह दुनिया भर का डॉक्टरी में, हमने मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, हमने जेनेटिक्स में, हर जगह हमने इवोल्यूशन किया है, हर जगह अपने अंदर इवॉल्व किया है, नॉलेज को इनकलकेट किया है अपने ब्रेन में नॉलेज को, तो ये सारी चीजें हुई है। बट अब तक साइंस भी ये 100% प्रूफ नहीं दे पाया है कि हमारी लाइफ कहां से और किस तरह आई है, ठीक है। हाँ, जबकि कुछ चीजों का प्रूफ है अपने पास, बट 100% प्रूफ नहीं कि हाँ अपनी लाइफ ऐसे ही आई है। बस इतना पता है कि हमारी लाइफ वाटर में सबसे पहले, लाइफ जो है हमारी ही नहीं, लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो वाटर में सबसे पहले आई है। बट 100% यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं से आई होगी। अपना अर्थ कहाँ से आया, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो कुछ लोग आगे हम पढ़ेंगे, बिग बैंग थियरी वगैरह दुनिया भर का, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब कैसे आया, तो साइंस 100% प्रूफ नहीं दे पाता है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ आज भी एनिग्मा बना हुआ है। एनिग्मा मतलब होता है पहेली, ठीक है, पहेली आपको पता होगा, ठीक है। अब भी एक ऐसा बना हुआ है कंडीशन कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, ये नहीं पता है कि 100% ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं पता है हमको पास्ट में, ओके। तो पहेली बना हुआ है, एक एनिग्मा बना हुआ है ऑल टाइम से, हमेशा से, ठीक है। और हम टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली बहुत सारी हाइपोथेसिस देते जा रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपो मीन्स अपना जो थिंकिंग है, हम सोचते हैं, थेसिस मीन्स क्या होता है, थियरी, यानी कि एक ऐसी थियरी जो मे भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दंत कथा, ऐसा, यानी कि एक झूठी मूठी कहानी, ठीक है, मे बी ये एग्जिस्ट नहीं भी करती हो और मे बी सही भी हो, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि जस्ट इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, इसका ओनली थियोरेटिकल प्रूफ है, हम ऐसा लिख दिए हैं भाई, ठीक है। और साइंस में कोई भी थियरी
जब तक थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरफ से प्रूफ ना हो जाए तब तक उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस मतलब ये कि नॉर्मली हाँ भाई ठीक है चलो कि हम मान लेते हैं हाइपोथेसिस एक क्रिएट है, एक ऐसी थियरी जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मींस हमने थिंकिंग करके सोची है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी थियरीज अब तक अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड अपने पास आई है, बहुत सारी नंबर ऑफ थियरीज आई है, बहुत सारी। आज हम अभी उन्हीं थियरीज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये इस तरह से हमारे पास अभी भी कुछ प्रूफ नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ का 100% वाला कि हाँ हम दावे के साथ कह सके कि हाँ यही अपने ओरिजिन का लाइफ है। ठीक है, कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम इकट्ठा किया है। देखो ये अपना यहाँ पे अंतरिक्ष है, ठीक है, जो भी अपना स्पेस जिसे कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से अपना प्यारा सा अर्थ है, फिर यहाँ पे और बहुत सारे प्लैनेट, इस तरीके से कुछ ओरिजिनेशन हुआ है। एक मैंने डायग्राम दिखाया ऐसे ही, और देखो फिर अपना यहाँ पे प्लांट कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, कितना प्यारा सा छोटा सा प्लांट है, इसे काटना मत कभी भी। ठीक है, प्लांट को लगाओ यार, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा ओरिजिनेट हो रहा है प्लांट। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा फिर वो तो बात की बात है। ओके, चलो तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे अच्छा है। अब मैं आपको फर्स्ट थियरी दिखाऊंगा, सबसे पहली थियरी, फर्स्ट थियरी। ओके, तो फर्स्ट थियरी है थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। देखो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा ये मैंने डायग्राम डाला है। ठीक है, आप सभी भी देखो भोले बाबा का डायग्राम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने एक चीज दिखानी है इसलिए मैंने डाला है, थोड़ा सुनो, नॉलेज कहीं से भी गेन हो लेना चाहिए। थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, अब इसमें क्या है, फर्स्ट थियरी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। अब इसमें क्या है, मतलब क्या हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता भी है कि अपना अर्थ कैसे आया, पहली बात, फिर अपना ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर अपना ये जो सोलर सिस्टम है, फिर अपनी गैलेक्सी कैसे आई। ठीक है, हम खुद ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, बहुत सारे इतने सारे एनिमल्स है, वायरस, बैक्टीरिया, फर्स्ट लाइफ कैसे आई, हाउ, अभी भी ये क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप की थियरी दी है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने अंदर इस तरह से लाइफ फॉर्म हुई है। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान देखना कि फर्स्ट थियरी जो परसेप्ट की जाती थी, मानी जाती थी, ऐसा समझा जाता था, थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन की। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट थियरी है। एमसीक्यू पॉइंट याद रखना, अच्छे से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट थियरी है और ये बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। अब ये रिलीजन कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। देखो ये पॉइंट जो अपने बुक में लिखा है ना, तो मतलब मैं तो कभी कभी इस पॉइंट से खिलाफ हो जाता हूँ। ठीक है, पता नहीं हुआ है, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। ओके, और बाकियों का पता नहीं, तुम नहीं करते हो, अच्छी बात है भाई। मैं अभी यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में झगड़ा मत करने लगना, बट यहाँ पे क्या है कि मैं बिलीव करता हूँ। सो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है विदाउट एनी प्रूफ, तो अब तक तो साइंस ने भी प्रूफ नहीं दिया कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है 100%। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ में किसी साइंटिफिक प्रूफ के यहाँ पे माना जाता था कि इस तरीके से गॉड आए और उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो फिर साइंस के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है कि किस तरीके से अपना अर्थ इवॉल्व हुआ, अपने यहाँ पे सारी चीजें किस तरीके से आई। बस बिग बैंग थ्योरी दे दी है और ये बताया है कि पहले अर्थ अपना इस तरह था, फिर कंडेंस हुआ गैसेस से, फिर इस तरह सारी चीजें हुई। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही तो सिर्फ बताया है अपने मतलब साइंटिस्ट लोग ने, बट इससे उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है। तो यानी कि 100% तो प्रूफ नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ही हुआ होगा, मतलब आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ होगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। साइंटिस्ट लोग ने भी, किसी ने भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे एक चीज मैं सीधा सा बता दूं कि देखो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, और ना आप लोगों ने मे बी अभी यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हो गए सभी रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, वैसा हम सभी इंसान है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा मतलब एक इंसानियत का सबसे बड़ा रिलीजन है, बट फिर भी मैं बात करूंगा सारी चीजें नॉलेज अवेलेबल है तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर कोई गीता पढ़ा होगा तो कोई भाई कुरान पढ़ा होगा, कोई बाइबल पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे हैं, वाहिगुरु जी के जो है सारे मतलब बहुत सारे हैं रिलीजियस बुक्स है, पढ़ी होगी। मैं इसे पढ़ा हूं भाई, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। और कोई भी ऐसा बुक्स के जो भी है यहाँ पे, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला हो कि मैं मत पढ़ो अपने अपने रिलीजियस बुक्स को। तो इसमें क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि मतलब देखो नॉलेज अगर है आपके पास, नॉलेज एक चीज, छोटी सी चीज बता रहा हूं बस आपको यहाँ पे रिलेट करनी है अपने नॉलेज को, कि नॉलेज जब तक है तब तक आप किसी भी गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज के बिहाइंड जाना पड़ेगा, यानी कि नॉलेज के बियॉन्ड, एकदम उससे भी आगे बढ़कर जब तक आप अपने नॉलेज विजडम से गॉड को पहचान
जानना चाहोगे, गॉड को समझना चाहोगे, अंडरस्टैंड करना चाहोगे, यू कांट अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अपने आप में ये बहुत नॉलेजेबल चीज है और हम हमेशा नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हम अपने नॉलेज या फिर बुद्धि जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसी, उसके दम पर हम सभी को समझना चाहते हैं। बट गॉड ही एक ऐसी चीज है जो नॉलेज से समझ नहीं आती है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं, अगर मुझे कोई इंटेलिजेंसी से समझना चाहे, अपने ब्रेन की पावर से समझना चाहे, तो गॉड ने बोला है, श्री कृष्ण ने, कि मुझे नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो और हम क्या ट्राई करते हैं, हम खुद ट्राई करते हैं कि हम साइंटिफिक प्रूफ देंगे हर एक चीज का, और जो भी गॉड ने क्रिएट किया उसे हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बट अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी थियरी में ऐसा नहीं है कि 100% उसने दावे के साथ बोल दे कि अपना अर्थ ऐसे क्रिएट हुआ है, बिग बैंग थियरी से ही अर्थ बना है, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बस, मतलब देखो, इवन आइंस्टाइन खुद ऐसा समझते थे कि एक कोई तो ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। अभी भी सोचो, स्टीफन हॉकिंग भी ऐसा कहते थे, तो मतलब कुछ तो है, इतने बड़े साइंटिस्टों ने भी माना है। सो अब हमें तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हम, ठीक है, ऐसा नहीं माने कि भाई गॉड ही एग्जिस्ट है, बट हमें किसी एक सुपर नेचुरल पावर को माननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि कुछ नहीं हम सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ऐसे ही मे भी कुरान और बाइबल में भी बोला ही होगा, मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों झूठ कहूं, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि गॉड को समझना है तो पहले नॉलेज और जो तुम्हारे पास विजडम है, इंटेलिजेंसी है, उसे छोड़ो, और फिर हार्ट के थ्रू, अपने हार्ट के थ्रू यहाँ पे गॉड को समझ सकती हो। तो वही चीज है कि रिलीजियस बिलीफ में क्या बोला गया था कि जो पूरा अर्थ है अपना, पूरा जो भी पूरा का पूरा अपने पास सोलर सिस्टम, यूनिवर्स जो है, ये क्रिएटेड बाय दी गॉड, और गॉड ने पूरे यूनिवर्स को इस तरीके से क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दी है, यहाँ पे भोले बाबा जी की, और यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि इन्होंने पूरे मतलब इसे क्रिएट किया है। और भी जो भी कुरान है या फिर जो भी बाइबल है, यहाँ पे भी ऐसा में भी माना होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि गॉड ने ही क्रिएट किया है। तो ऐसा रिलीजियस बिलीफ था पहले, और इसी थियरी को हम क्या कहते हैं कि थियरी ऑफ नेचुरल जो स्पेशल क्रिएशन। ओके, और ऐसा इसमें माना जाता था कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे किसी सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया है, क्रिएट किया है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं तो कहूंगा कि देखो, कोई भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे आप बायोटेक इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप कोई भी मतलब साइंटिस्ट बन जाओ, कोई भी एरोनॉटिक्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, लेकिन कभी भी गॉड पे बिलीफ मत छोड़ना, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज आप हमेशा अपने नॉलेज से उन्हें मेजर कर रहे हो, और नॉलेज से आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते हो। जब तक तुम चाहो कि मेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, नॉलेज, इंटेलिजेंसी है, मैं उनके दम में गॉड को समझ लूंगा, तो यू कांट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देखो अभी तक इतना ज्यादा नॉलेज है। अब देखो जरा, आज अभी यहाँ पे हम 2020 में चल रहे हैं, और आप यहाँ तक जो इन्वेंट किए हो, आप कुछ 2021 में न्यू इन्वेंट करोगे, ऐसे ही जाके 20 और 30 में न्यू इन्वेंट करोगे, फिर 3031 आएगा, उसमें कुछ न्यू इन्वेंट करोगे, तो आप 24 घंटे इन्वेंट करते जाओगे। जब हम आज से 10 बिलियन ईयर्स एगो आगे चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां भी हम और ना और रिसर्च करते ही रहेंगे, और हम सर्च करते ही रहेंगे। हम किसी भी टाइम में चले जाएं, आज से फ्यूचर में हजारों करोड़ों ईयर्स बाद भी चले जाएं, तो भी हम यही पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स अभी भी सर्च कर रहा है, यानी कि नॉलेज का एंड नहीं हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा नॉलेज है, तो आपने कितना नॉलेज गेन किया कि आप गॉड को समझ सकते हो। सिंपल सी बात है ना, यानी कि आपने इतना भरपूर नॉलेज पाया ही नहीं कि आप गॉड को समझ सको। इसीलिए नॉलेज के बियॉन्ड जाना होगा, और देन आपको गॉड को समझना होगा। अपने अंदर की जो एरोगेंसी है उसे छोड़ना पड़ेगा, तब आप इन्हें समझ सकते हो, इन्हें फील कर सकते हो। ठीक है, सो एक छोटा सा जस्ट यहाँ पे था, मतलब आप समझ सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट थियरी की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्मोजॉइक थियरी एंड थियरी ऑफ पैंस्पर्मिया। देखो इस थियरी में क्या बोला गया है, सिंपल सा है, मैंने आप एक डायग्राम भी बनाई है, ये अपना प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, जहां हम सब रहते हैं। ठीक है, और इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता था कि जो लाइफ है वो अपने अर्थ में इवॉल्व नहीं हुई है, और ये किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ में आई है, किसी दूसरे प्लैनेट से ये लाइफ अपने अर्थ के अंदर आई है। यानी कि जो लाइफ केम इन अर्थ फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कॉस्मोजोआ। ठीक है, तो लाइफ ऐसा माना जाता था कि किसी बाहर से, अर्थ के बाहर से किसी दूसरे प्लैनेट या स्पेस से लाइफ जो है अपने अंदर यहाँ पे जो रहती है लाइफ अर्थ में, तो ये किसी बाहर से आई है, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ प्लैनेट से बाहर से आई है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और इसके प्रूफ भी कुछ पाए गए हैं ऐसा, बट 100% नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। देखो क्या पाया गया कि मार्शियन रॉक यहाँ पे एक मिला है जिसमें कुछ बैक्टीरिया है जो कि अपने अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा माना गया है कि ये फिलहाल अंटार्कटिका में यहाँ पे ऐसा हुआ था, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी इस प्रूफ के हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थ, जब ये बैक्टीरिया बाहर यहाँ से बाहर अपने अर्थ की नहीं है और फिर भी ऐसे मार्शियन रॉक में है, प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया जो कि अर्थ से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मे भी ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस इसी तरह की अपनी लाइफ भी है, तो ये लाइफ वगैरह अर्थ के बाहर से आई होंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है, अब समझ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट थियरी के हिसाब से थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर अबायोजेनेसिस। इस थियरी के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मटेरियल, यानी नॉन लिविंग मटेरियल से स्पॉन्टेनियसली यानी कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। बट कुछ हद तक ये रॉन्ग है, बिकॉज ऐसा नहीं है, हम नॉन लिविंग मटेरियल से थोड़ी इवॉल्व हुई है यार, मतलब ऐसा नहीं है, हम लिविंग से ही लिविंग क्रिएट होते हैं। बट फर्स्ट लिविंग कहां से आया, तो मे भी ऐसा माना जाता था कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हुआ होगा अपना लिविंग चीजें जो भी है, मतलब लाइफ वगैरह, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था, बट मे भी ऐसा हो ना हो, पता नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। ये हो गया अबायोजेनेसिस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लाइफ का क्रिएशन, जेनेसिस मींस लाइफ, क्रिएशन, बायो मींस लाइफ, आ लगा दिया ए, इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग से लिविंग क्रिएशन। फिर ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या कहा जाता था कि जो लाइफ होती है वो पहले दूसरी नॉन लिविंग से नहीं आई है, वो लिविंग थिंग से ही क्रिएट हुई है, और यानी कि उससे, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक अगर फादर है तो उसका जो चाइल्ड है ये बी, तो ये अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी यहां से इस तरह आया है, फिर इससे और आगे जाएंगे, फिर इससे और आगे जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी लाइफ हो, ये अपने ही एंसेस्टर से फॉर्म होके आया है, ना कि किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसा थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है, ठीक है। यानी कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस एक्सप्लेन करती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बट नॉट फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कि जितने भी अभी तक थियरी हमने देखी कि पहली भाई फर्स्ट लाइफ कैसे आई, ये अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ओनली स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से जो थी उसमें हमने जाना कि सीधे गॉड ने सारी चीजों को क्रिएट किया है और गॉड ही हम सबको कंट्रोल करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम, और वही थोड़े से नॉलेज से हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत दिमाग वाले हैं और हमारे अंदर एरोगेंसी आ जाती है। और जबकि ये एरोगेंसी का फॉर्म, ये जो हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, जो ये हम सोचते हैं ये भी गॉड का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, ऐसा स्पेशल थियरी में माना जाता था, ठीक है। चलो, बट यहाँ पे क्या है कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में कि ये ओनली कंटिन्यूटी बताती है कि हाँ लाइफ आगे कंटिन्यूअस कैसे रहेगी। तो मान लो ये पहला कोई एंसेस्टर है, इससे दूसरा बी चाइल्ड बनेगा, फिर ये आगे की जनरेशन बनाएगा, फिर और आगे की जनरेशन, ऐसे जनरेशन चलते रहेंगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है, ना कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी पहली लाइफ कैसे आई वो नहीं बताता ये थियरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, केमिकल इवोल्यूशन की तरफ अब आते हैं। अभी तो नॉर्मल थियरीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकली, यानी कि किस तरह, अब यहाँ से स्टार्ट होगी साइंस वाली बातें, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकली बातें अभी स्टार्ट होगी, मतलब केमिकल्स, जो केमिस्ट्री रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें, हाइड्रोजन, कार्बन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लिपिड्स है जो कि एक लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, इन सभी की चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कैसे बना, पहला प्रोटीन कैसे बना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें कैसे आई, तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, पहली बात अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुआ है इस थियरी के हिसाब से। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की ये थियरी है, ठीक है। इस थियरी के हिसाब से जो अपनी लाइफ है ये अर्थ में ही इवॉल्व हुआ है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल थ्रू द कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल कंबाइन होके और बहुत सारे कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस होके न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एक दिन में नहीं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों में ऐसा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आज से।
तो यहाँ पे अभी हमें कुछ चीजें अभी समझनी है, डोंट वरी, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना अच्छे से। यानी कि इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स एक साथ कंबाइन हुए, और केमिकल कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड फॉर्म होकर एक लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। तो ऐसा ये साइंटिफिक चीज है, ठीक है, ये ऐसा साइंस बोलता है कि केमिकली हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है, केमिकली हमारी लाइफ बनती है। और ये किसके बेसिस पे अपना साइंस ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, जब हम ह्यूमन बींग्स की स्टडी की गई तो हमारे बॉडी के सेल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सारी चीजें, लिपिड्स, ग्लूकोज, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ओरिजिन को साइंटिस्टों ने क्या किया, सबसे पहले रिसर्च किया। लाइक अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही अपनी बॉडी बनती है, अपने बॉडी में हमने पढ़ा था अभी के अभी की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहला है कि जो सेल के अंदर होता है, वो भी न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, ठीक है। तो ये प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ, इसकी स्टडी साइंटिस्टों ने की, और इन्हें पता चला कि इस तरीके से कुछ अर्थ में पहले ये था, फिर प्रोटीन इस तरह से नाइट्रोजन से बना, ठीक है, अमाइनो एसिड के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि प्रोटीन जिस तरह से फॉर्म हुआ है उसी तरह हमारी लाइफ भी फॉर्म हुई है, बट 100% श्योर नहीं है वो भी, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो अपनी साइंटिफिक थियरीज है वो 100% प्रूवन है, ठीक है। इसलिए हमें स्पेशल थियरी पे बिलीव करना चाहिए, और मे भी नहीं भी करो तो मेरा क्या है, बट साइंटिफिक प्रूवन भी तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। और इन थियरी को हम ऑल्सो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर सेल्फ असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहती है। सेल्फ असेंबली मतलब खुद से हमने असेंबल किया है ऐसा, और खुद से हमने मान लिया है कि ऐसा हुआ है, ओके। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब यह वही है कि कैसे एक लाइफ केमिकल के थ्रू यहाँ पे इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि किस तरीके से लाइफ केमिकली इवॉल्व हुई है, ये चीज समझना है। तो अब हम सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे भाई, कि सबसे पहला भाई प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अपना यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बहुत आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, बिग बैंग थियरी हुई थी। बिग बैंग थियरी, ऐसा आपने इसकी मूवी भी देखी होगी मे बी, ठीक है। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था ये थोड़ा समझते हैं, जितना अभी मैंने नेट से नॉलेज इसमें लिया है, आपकी बुक्स में ज्यादा दिया नहीं है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। आपकी बुक में ओनली नाम देके रखा है, मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े दो एस्ट्रॉइड्स, या फिर ऐसा मान लो कि दो बड़े बड़े पत्थर कह सकते हो, ये एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, ठीक है। और कोलाइड होके एक बहुत बड़ा यूनिवर्स का फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक छोटे से, देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। मान लो कि ये एक बड़ा सा यूनिवर्स है, पहले समझते हैं अच्छे से। भाई यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या है, ये एक बड़ा सा मान लो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स मैंने यहाँ पे एक इसकी लिमिट दे दी। एग्जैक्टली यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप इस यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते हो। भाई कहाँ जाओगे आप, जाते जाओगे बस जा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल समझाना है, तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट दे दी है आपको, ठीक है। बट यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी जाते जाओ और जाते ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ के चलना है कि मान लो ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, इतना ऐसा कुछ। अब ऐसा बनाने में प्रॉब्लम है कि इतना छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्लस्टर होते हैं, ठीक है, क्लस्टर, जिन्हें हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लस्टर कंबाइन होकर बनता है सुपर क्लस्टर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स होते हैं यूनिवर्स में, हजारों करोड़ों सुपर क्लस्टर हैं। उन सुपर क्लस्टर के अंदर ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुपर क्लस्टर। अब ये क्या होता है अभी समझ जाएगा आपको। तो सुपर क्लस्टर होते हैं, इन क्लस्टर के अंदर फिर छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े, मतलब छोटे बड़े क्लस्टर्स होते हैं, यानी बहुत सारे क्लस्टर कंबाइन होकर सुपर क्लस्टर बनता है। फिर क्लस्टर के अंदर गैलेक्सियां होती हैं। अब सोचो, अब आपको समझा होगा कि सुपर क्लस्टर क्या है, ठीक है। तो हजारों करोड़ों नंबर्स ऑफ गैलेक्सियां कंबाइन होकर क्लस्टर बनाती हैं, हजारों करोड़ नंबर ऑफ क्लस्टर कंबाइन होकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और सुपर क्लस्टर के बाद क्या है, किसी को अभी तक नहीं पता है कि भाई और कितनी बड़ी अपनी यूनिवर्स होगी, ये किसी को नहीं मालूम है। हम अभी तक सिर्फ सुपर क्लस्टर तक ही पहुंच पाए हैं। और ऐसी गैलेक्सियों के अंदर हजारों करोड़ों सोलार सिस्टम होते हैं, और एक सोलार सिस्टम के अंदर कम से कम, मतलब अपने सोलार सिस्टम में तो भाई 9 to 10 प्लैनेट्स हैं, बट ऐसे बहुत से सोलार सिस्टम में जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सोलार सिस्टम के अंदर इस तरह कुछ प्लैनेट होता है, और एक सोलार सिस्टम कितना बड़ा होता है ये आप जानते हो, और जिसमें से एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रहते हैं, ठीक है।
और भी अर्थ के हम कहाँ पे हैं अभी सोच लो, अर्थ भी खुद में कितना बड़ा अर्थ है, हम उस अर्थ से कितने छोटे हैं। तो सोचो हम कितने इतने बड़े इस पूरे यूनिवर्स में कितने छोटे होंगे, हम ऐसे एक पॉइंट में रहते हैं, तो सोचो कहाँ पे, और खुद हम एक पॉइंट है, ठीक है, इस यूनिवर्स के सामने इतना बड़ा यूनिवर्स, सोचो ना जरा। तो कैसे अभी भी साइंटिस्ट जो है, साइंस से जो प्रूव करने में लगा है, और हमारी लिमिट अभी बहुत छोटी है यूनिवर्स के सामने, हमने पूरी यूनिवर्स को खोजा ही नहीं है, सर्च ही नहीं किया है। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज कैसे कोई क्रिएट कर सकता है। और साइंस ओनली उसी चीज को प्रूफ देता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। खुद से कोई चीज क्रिएट, क्या साइंस यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है? नो, ऑलरेडी क्रिएटेड यूनिवर्स के बारे में नॉलेज गेन कर रहा है जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा है। और उसके लिए हम बोलते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है कहना, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अच्छे से कि अर्थ है, और ये अर्थ इतना छोटा सा प्लैनेट है, ये अर्थ खुद एक प्लैनेट है, और ये सोलर सिस्टम में रहता है। सोलर सिस्टम बहुत सारे कंबाइन होकर गैलेक्सियां बनाते हैं, और ये गैलेक्सियां कंबाइन होकर क्लस्टर बनाती हैं, क्लस्टर से सुपर क्लस्टर बनता है, इस तरीके से इतनी बड़ी बड़े। और फिर इस क्लस्टर कहाँ है? सोलर अपने पूरे यूनिवर्स में है। तो ये खुद यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी हुई थी, बहुत बड़े से ये बहुत बड़े बड़े ऐसे यहाँ पे जो भी एस्ट्रॉइड बोलो या फिर पत्थर बोलो, रॉक बोलो, कुछ भी बोलो, ये एक साथ बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ, जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा, समझा कि नहीं, ये एक दूसरे से कंबाइन हुए, ऐसा मतलब कोलिजन हुआ, इनका ब्लास्ट हुए एक दूसरे में, ठीक है, टकराए, ये मतलब कोलाइड हो गए, ठीक है। और इससे जो पूरा फॉर्म हुआ ये यूनिवर्स है, ठीक है। तो इससे जो भी क्रिएट हुआ इसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स का क्रिएशन इस यहाँ पे इनके कोलिजन से हुआ है। बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये खुद भी ये पत्थर पहले कहाँ थे, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब ये पूरा सोलार सिस्टम ही इस तरीके से, पूरा अपना जो यूनिवर्स ही इस तरह से फॉर्म हुआ है, और इस यूनिवर्स के अंदर छोटा सा अपना सोलार सिस्टम है, फिर प्लैनेट है, तो ये खुद इतना बड़ा जो यहाँ पे सॉल्ट है, ये खुद कहाँ, सॉल्ट कह रहा हूं, यहाँ पे जो रॉक है ये खुद कहाँ पे था, ये कहाँ था उस वक्त? तो हम इसका आंसर नहीं जानते, साइंटिस्ट इसे नहीं बोलते कि खुद कहाँ था, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें इस वक्त हैं वो सब यूनिवर्स में है, हम यूनिवर्स से बाहर नहीं ढूंढ पाए हैं कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये खुद यूनिवर्स फॉर्म हुआ है इस पूरे बिग बैंग से, यानी कि इतने बड़े कोलिजन से, इसी इतने बड़े कोलिजन को हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है, और इसी की स्टडी को बिग बैंग थियरी कहते हैं, ठीक है। तो ये खुद इतना बड़ा जब कोलाइड हुआ है, तो ये खुद कहाँ था पहले, जब यूनिवर्स इससे कोलिजन होकर यूनिवर्स फॉर्म हुआ, तो ये खुद कहाँ था? तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है, मैं भी खुद भी नहीं जानता हूँ, मैं टाइम ट्रेवल करके थोड़ी आया हूँ कि यार मैं पास्ट में सब देख के आया हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नो ऑल्सो, बट ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, सोचो ना जरा। तो ये इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन तक इवन बोले हैं कि भाई एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको कंट्रोल करती है, ठीक है, बिकॉज किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है, और हम बहुत छोटी सी नॉलेज लेके और बोलते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। इतनी बड़ी दुनिया, 7 बिलियंस ऑफ पीपल्स जितने भी इस अर्थ में होंगे, भाई मेरे को नहीं पता कितने हैं अभी, आई डोंट नो पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, बट जो भी होंगे बिलियंस में जो भी नंबर्स होगा, तो वो सभी के सभी गॉड पे बिलीव करते हैं। सो हम क्यों पागल बने, ठीक है, हमें भी एक सुपर नेचुरल पावर को मानना चाहिए। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम ऊपर ही देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो वो आपकी माइंड सेट है कि भाई आप क्या समझते हो, छोटे से साइंस के नॉलेज को आप इतनी बड़ी बता रहे हो तो आपके ऊपर है। बट साइंस खुद भी जस्ट रिसर्च कर रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो अर्थ में ऑलरेडी बन चुका है, सन क्रिएटेड है, सोलर सिस्टम क्रिएटेड है, क्रिएटेड चीजों को हम सर्च कर रहे हैं। हम मून में जाते हैं, जो ऑलरेडी मून क्रिएटेड है उसकी रिसर्च करते हैं। हम ये नहीं सर्च करते कि मून कैसे फॉर्म हुआ, एंड वी कांट क्रिएट मून ऑल्सो, ठीक है। तो साइंस क्रिएट नहीं कर रहा है, समझा, उसको हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये माइंड में लेके चलो, और हमें एरोगेंसी में नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये चीज याद रखो अच्छे से। थोड़ा बिग बैंग थियरी के बारे में अच्छे से समझते हैं, जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रिमिटिव अपने, अब हम अपने अर्थ में आएंगे। तो इस तरीके से आपको समझा होगा यहाँ पे कि इस तरह से अपना सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ बिग बैंग थियरी के थ्रू, ठीक है, और इससे अपना सोलर सिस्टम बना, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों ये पत्थर यहाँ पे कोलाइड हुए तो फिर इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इनके अंदर बहुत सारे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और बहुत सारे प्लैनेट्स, इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से अपना यहाँ पे अर्थ भी बना, ठीक है। तो पहले अर्थ किस तरह दिखता था, क्या था अर्थ, तो वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत मजा भी आएगा। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है,
एक्सप्लेन इन द बिग बैंग थियरी। ठीक है, बिग बैंग थियरी के थ्रू हम यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ये जॉर्ज लेमेट्रे ने इसको एक्सप्लेन किया था, इस बात को ध्यान रखना। जो बिग बैंग थियरी है ये एक्सप्लेन करती है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये बिग बैंग थियरी बताती है। ठीक है, और इस थियरी में क्या हुआ था कि टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फटाफट समझाने के बाद क्या, देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है ना, चमकीला सा एकदम है, ढड़न ढड़न। ठीक है, तो ये टाइटैनिक एक्सप्लोजन यहाँ पे अच्छे से हुआ था और इस एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारी गैलेक्सियां फॉर्म हुई। अब सोचो ना यार, हम खुद अपनी मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में रहते हैं और उस गैलेक्सी के अंदर कितने सोलर सिस्टम होंगे और उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होंगे। तो हमारे खुद के सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। अब आप सोच सकते हो, जिसमें से 3rd नंबर में अपना प्यारा यहाँ पे अर्थ आता है। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा याद रखो अच्छे से। तो टाइटैनिक एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारी गैलेक्सियां फॉर्म हुई, उसमें से अपना उन सारी अमंग ऑल दीज आवर गैलेक्सीज मिल्की वे भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये मिल्की वे के अंदर अपना सोलर सिस्टम है और जिस सोलर सिस्टम के अंदर हम अपने यहाँ पे 3rd नंबर में एक प्लैनेट देखते हैं, जो कि पहले शुरुआती टाइम पे स्टार्टिंग में वो जो प्लैनेट था, जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट था, वो एक जस्ट आग का गोला यानी हॉट गैस यानी गैसेस का एक गर्म गैस का एक गोल यानी कि स्फीयर था। ठीक है, हॉट गैस था। ठीक है, और जिसके अंदर कॉस्मिक डस्ट यानी कि कॉस्मिक कभी भी वर्ड आया ना तो आपको स्पेस के बारे में समझना है। ठीक है, तो कॉस्मिक डस्ट यानी कि धूल होती है अंतरिक्ष यानी स्पेस की जो धूलें होती हैं यानी कि जो भी डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स, इन सभी से अपना अर्थ सराउंडेड था। कोई वहां पे अर्थ यानी सॉइल, सॉल्ट या फिर कोई भी आप बोल सकते हो कि रॉक, ये सारी चीजें कुछ भी फॉर्म्ड नहीं थी। ठीक है, ओनली जस्ट ओनली एंड ओनली गैसेस थी। ठीक है, और इसी गैस से भरे हुए बड़े से बंडल्ड स्फीयर को हम नेबुला कहा करते थे। बाद में ये नेबुला में क्या हुआ कि ये जो गैस है और ये जो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स है ये सभी के सभी स्ट्रेटिफाइड हुए। कहने का मतलब ये है कि जो हैवीएस्ट गैस मॉलिक्यूल थे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुए, ये सारे बड़े बड़े जो हार्ड पार्टिकल थे ये हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते गए और जो मतलब लाइटेस्ट पार्टिकल है, जो हल्के पार्टिकल, ये ऊपर ही रह गए। ठीक है, ऊपर उड़ते रहे हवे में। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो कंडेंस होके हैवी पार्टिकल लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सभी के सभी अर्थ के कोर में चले गए यानी कि वो नीचे की तरफ धस गए इतने बड़े पूरे प्लैनेट में। तो हम उसे कहते हैं कि कोर में चले गए। और जो बाकी के हाइड्रोजन है और अदर गैसेस है, नाइट्रोजन हो गई, फिर ऐसे ही कार्बन है, ये सारी बहुत सारी गैसेस जो बची, हीलियम है, ये सारी गैसेस क्या हो गई, एक ऊपर ही अटक गई यानी गैसेस, और इनसे बन गया क्लाउड और ये हेल्प किया फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में क्लाउड्स ने हेल्प किया। और क्लाउड्स खुद कैसे फॉर्म हुए, तो इन्हीं गैसेस जो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर रह गई क्योंकि हैवीएस्ट पार्टिकल लाइक आयरन, निकल और भी बहुत सारे मैग्नीशियम वगैरह, ये सारी चीजें, एल्यूमिनियम वगैरह, तो अर्थ के कोर में चला गया। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें बची ये अर्थ के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर बना दिया, इन्होंने क्लाउड्स बना दिया। तो इस तरीके के आपको सारी चीजें समझनी है और इस तरह से अपनी बिग बैंग थ्योरी से हमारा प्लैनेट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है और बहुत हॉट था पहले प्लैनेट, अब यहाँ पे अपना प्लैनेट कूल हो रहा है। ठीक है, और मिल्की वे दिखा दूं, देखो ये अपना प्यारी सी व्हाइट कलर की मिल्की वे है, बहुत अच्छी दिखती है और यही एक स्पाइरल शेप में होती है, राउंड ऐसा घूम घूम के ऐसे होती है स्पाइरल शेप में अपना मिल्की वे। और इसी में कहीं अपना छोटा सा सोलर सिस्टम होगा, ठीक है, कहीं पे होगा और इसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारा कहीं छोटा सा प्यारा सा अर्थ होगा। ठीक है, तो अब ढूंढो बैठ के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं अभी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ लिया कि अपना अर्थ बहुत हॉट था। ठीक है, बहुत ही हॉट था अपना अर्थ और इस हॉट अर्थ में क्या हुआ, जो हैवीएस्ट पार्टिकल थे वो अर्थ के कोर में चले गए और बाकी के सभी ने यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना दिया। अब कैसे अमोनिया, वाटर और मीथेन कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था वो प्रिमिटिव फॉर्म, प्रिमिटिव मतलब अच्छे से यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं था। फिर क्या हुआ, जो लाइट गैसेस थी वो जो ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में लाइट जो गैसेस बची ना, लाइट मतलब जो हल्की गैसेस है, यहाँ पे लाइट मतलब वो लाइट से मतलब नहीं है, हल्की। ठीक है, लाइटर गैसेस, हैवियर गैसेस तो नीचे चली गई, जो हल्की गैसेस हैं, लाइटर गैसेस है लाइक हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर क्लाउड्स में रह गई। अब धीरे धीरे उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो लाइक मान लो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इस तरीके से NH3 बन जाएगा, तो ये बन गया अमोनिया।
ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो ये बन गया देखो मीथेन, फिर ऐसे ही अगर कार्बन ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो ये बन गया वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रिएक्शन करके, छोटी छोटी गैसों ने रिएक्ट किया। बट क्या यही हुआ होगा? साइंस अभी भी इसका प्रूफ नहीं दिया है, बस ऐसा मानता है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है। तो साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, जस्ट यही है। और फिर धीरे धीरे अपना एटमॉस्फेयर रिच बनते गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, कार्बन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे इसी तरह हाइड्रोजन ने सभी से रिएक्शन किया। और ये देखो सभी में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है अपने एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑक्सीजन से भी है, हर कंपाउंड में हाइड्रोजन है। ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ना हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले देख लो, सब में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन अमोनिया वाले में देख लो हाइड्रोजन है, वाटर वाले में देख लो हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। बिकॉज हाइड्रोजन सबसे लाइटर और ये यानी हल्का, और ये बहुत ज्यादा अबुंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से अमोनिया है, फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर मीथेन मॉलिक्यूल, सबका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होते गया। जब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होते गया तो जो गैस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर H2O मॉलिक्यूल बना रही थी, तो धीरे धीरे वाटर कंडेंस हुआ एंड रिजल्टेड इन रेन फॉलिंग, यानी पानी बरसने लगा। पहली बार अर्थ में जब बारिश हुई होगी तो सोचो जरा कितनी एसिडिक रेन हुई होगी, यानी कितना एसिड वाली रेन हुई होगी, बिकॉज बहुत ज्यादा केमिकल्स आया होगा, ठीक है। और इसी जब रेनिंग हुई तो पानी जो अर्थ था यानी कि वाटर था वो नीचे मिट्टी सॉइल में आया, क्योंकि अब जो आयरन है ये सारी चीजों ने मिट्टी बना दी थी, सॉइल क्रिएट कर दी थी अर्थ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और इसी तरह अर्थ था ग्रेजुअली बहुत ज्यादा कूल हो गया, और आज हमारा अर्थ देखो कितना अच्छा कूल्ड है, 37-30 इतने डिग्री पे हमारा टेम्परेचर रहता है, और हिमालय में चले जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेन वाटर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, इन सभी फॉर्म में। स्टार्टिंग में अपने अर्थ में ओजोन जैसी कोई नाम की लेयर नहीं थी। फिर तो क्या होता था कि जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये डायरेक्टली अर्थ में आ जाती थी, और इन्हीं एनर्जी के फॉर्म ऑफ रेज के वजह से जो रे है, लाइट की रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन है, इन्हीं सब की वजह से अपने यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अभी देखो कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडिएशंस है, इन सभी ने हेल्प किया हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करने में, अमोनिया को फॉर्म करने में, वाटर, लाइटनिंग एंड मेनी मोर, ये हेल्प किए फॉर्मेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड क्या है? तो मोनो जो सैकेराइड होता है ये फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है, यानी सिंगल सैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल मॉलिक्यूल से फॉर्म होता हो। तो इन फर्स्ट मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये सभी के रिएक्शन से एक साथ कंबाइन होके मोनोसैकेराइड इन्होंने फॉर्म किया, ठीक है। और मोनोसैकेराइड अपने बॉडी को अच्छे से ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे प्यूरिन्स का, पिरामिडिन्स का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का, इन सभी का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, वाटर और लाइटनिंग, वोल्केनोज रिएक्शंस, और जो रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इन सभी के वजह से अपने अर्थ में मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, प्यूरिन्स, पिरामिडिन जिससे अपना न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए बनता है, और फैटी एसिड जिससे अपनी बॉडी के अंदर जो स्किन वगैरह है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है फैटी एसिड एनर्जी के लिए, और ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं जो कि एक लाइफ को एग्जिस्ट कराने में हेल्प करती हैं। तो इन सभी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ किसकी वजह से? मेनी रेडिएशंस और हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, वाटर, इन सभी की हेल्प से लाइफ के लिए जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। देखो बहुत सारे अगर मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल होता है, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड अगर कंबाइन होके, ठीक है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा सैकेराइड बनाएंगे, बड़ा सा एकदम पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो यानी कि मोनोसैकेराइड एक साथ में कंबाइन होके और ये क्या बनाएगा? पॉलीसैकेराइड, जिसे हम
पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर एक साथ कंबाइन होकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इसने फॉर्म किया पॉलीसेकेराइड। ओके, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा चीजें समझेंगे, जो चीजें ऊपर से रेन वाटर के थ्रू अर्थ में आके एक्यूमुलेट हुई। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रिमिटिव ब्रॉथ कहते हैं या फिर डाइल्यूट हॉट सूप ऐसा कहा जाता था पहले। ठीक है, ऐसा जो भी चीजें अर्थ में एटमॉस्फेयर से बारिश के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू और मतलब अर्थ में आके एक्यूमुलेट हुआ इन दी रिवर और मेनी जगह में, जो भी, इसे हम प्रिमिटिव ब्रॉथ कहा करते थे या फिर डाइल्यूट हॉट सूप। ठीक है, और ये जबकि पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन से टोटली फ्री हुआ करता था। ओके, फिर क्या हुआ, ये जो ब्रॉथ है यानी कि ये जो सूप है, ये क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन इसका हुआ, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर कंबाइन होकर बहुत सारी चीजें फॉर्म करने लगे। इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन हुआ टू प्लेस एंड न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। यानी देखो ना, छोटा सा यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है मान लो। ठीक है, एक छोटा सा अमाइनो एसिड है, ऐसे हजारों अमाइनो एसिड अगर कंबाइन हो तो क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन। यानी अगर छोटे छोटे अमाइनो एसिड एक साथ कंबाइन हो, ठीक है, तो उनसे फिर उसी बड़े से मॉलिक्यूल को हम बड़ा सा अमाइनो एसिड नहीं कहते, हम उसे प्रोटीन नाम देते हैं कि इसका नाम प्रोटीन है। और प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर अपना यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। जो ये यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का होता है, छोटे छोटे मोनोमर का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, जिसमें ये बड़ा सा एक पॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एग्जांपल के लिए पॉलीसेकेराइड या फिर प्रोटोप्रोटीन्स याद रखो। प्रोटोप्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का पहला वाला सैंपल, यानी कि प्रोटीन बनने से पहले प्रोटोप्रोटीन बना था और आफ्टर ये प्रोटोप्रोटीन कन्वर्ट हुआ प्रोटीन में। और प्रोटीन अपने लाइफ के लिए बहुत ही कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक लैंडमार्क है अपने ओरिजिनेशन का। यानी लाइफ इसी प्रोटीन के वजह से ही ग्रोथ करती है, फॉर्म होती है। विदाउट प्रोटीन अपनी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोटीन के वजह से ही अपने बॉडी के अंदर एसेंशियल प्रोसेसेस डन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रोटीन मॉलिक्यूल ने अपने अंदर लाइफ के रेट को यहाँ पे क्या इंक्रीज किया। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेट किया इसने, ये बात आपको याद रखना अच्छे से। यानी कि प्रोटीन की वजह से ही अपने बॉडी के अंदर जो लाइफ होती है ये एक्सीलरेट होती है और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है और फॉर्म होती है। तो प्रोटीन इज द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो साइंटिस्ट है या साइंस है, ये सबसे बड़ा बेस प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को मानता है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ। बिकॉज प्रोटीन तो हमारी बॉडी में, जब भी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा कि प्रोटीन तो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, आरएनए यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी छोटी सी चीज में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही रिलेशन है अपने लाइफ के ओरिजिनेशन से। तो इस तरह साइंटिस्टों ने कुछ सोचा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने, एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ। बिकॉज इसी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है यार, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आपको पता भी है ना। हाँ, तो याद रखना अच्छे से, डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये डीएनए आरएनए ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और यही डीएनए आरएनए हमारी अंदर होता है, हमारी लाइफ में होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले साइंटिस्टों ने प्रोटीन को अच्छे से समझा और प्रोटीन को इसीलिए कहा कि ये ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का लैंडमार्क है। बिकॉज जो अपने अंदर आरएनए डीएनए प्रेजेंट है, ये खुद किससे, ये जो आरएनए डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन समझ लेंगे तो मे भी हो सकता है कि लाइफ का फॉर्मेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलेशन बनाया और इन्होंने अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की खुद डीएनए आरएनए कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि वी नो दैट न्यूक्लियोटाइड में फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, सुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। बिकॉज जो अपना न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है फॉस्फोरिक एसिड से, सुगर मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं इन सभी से। यहाँ पे प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स ये जो होते हैं इन्हें नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, जहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, न्यूक्लियो, यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें न्यूक्लियोटाइड के अंदर आती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड को ऐसा माना है कि मे बी ये फॉर्म हुआ होगा फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना आप जान चुके हो,
फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। और ये न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हुआ होगा, न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम डीएनए आरएनए भी कहते हैं। और ये जो डीएनए आरएनए होते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, जो कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की इनके अंदर एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कहते हैं, बिकॉज हम खुद भी तो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़ा धड़म धड़म कदम करके और दूसरा क्लोन बन गया, ऐसे नहीं होता यार। रेप्लिकेशन मतलब हमारे अंदर के डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स ये रेप्लिकेट करते हैं और इन्हीं के रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लाइफ की एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन देखा। यानी एक बात तो डन हो गई कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से हुआ है और खुद न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस इन सभी से फॉर्म हुआ है। ठीक है, और यही डीएनए आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और ये प्रोटीन पहला ही लैंडमार्क है लाइफ के ओरिजिन का। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब कुछ साइंटिस्टों का यहाँ पे मानना है, इसके बारे में अभी हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स एंड प्रोसेल्स, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जान चुके हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा लाइन से बताऊंगा बिकॉज इसकी नोट्स क्रिएट नहीं की जा सकती है क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत आसान सा है, बस एक थियरी, एक कहानी जैसा है, बस यही समझो, एक पूरी सी स्टोरी है। ओके, तो नाउ जो न्यूक्लिक एसिड हुआ ये अलोंग विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों से फॉर्म होता है और इसी से पहली लाइफ फॉर्म होती है इसी न्यूक्लिक एसिड से। पहला जो चलता फिरता सेल जो फॉर्म होता है इसी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए की हेल्प से फॉर्म होता है और उसी चलते फिरते सेल को हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। जो प्रोटोबायोन्ट्स होता है ये प्री यहाँ पे बायोटिक केमिकल एग्रीगेट कहने का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पे दूसरे सेल से एक साथ कंबाइन होके छोटे छोटे मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी एक साथ कंबाइन होके एक बड़ा सा यहाँ पे सेल बनाते हैं जिसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम सारी चीजें होती हैं। जो प्रोटोबायोन्ट्स होता है आर फॉर्म्ड ड्यू टू कैसरवेशन। अब यहाँ पे आपको समझना है कैसरवेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा समझो। ये एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि प्रोटीन हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर फैटी एसिड्स हो गए, इन सभी को कंबाइन करके एक यहाँ पे छोटा सा सेल क्रिएट होता है और जब उसके अंदर ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स है, फैटी एसिड्स, सभी अमाइनो एसिड्स, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर जो चीज बनाते हैं उसे हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, जो कि एक मूविंग सेल होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होके और ये मूविंग सेल का फॉर्मेशन करते हैं और जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रूफ। ओके, तो ये बात ध्यान देना, यानी कि अगर बहुत सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये एक साथ कंबाइन हो जाएं, जिसे हम क्या कहते हैं कॉन्सर्वेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये एक साथ अगर कंबाइन हो तो एक चलता फिरता प्रोटोबायोन्ट्स बनता है और इस प्रोटोबायोन्ट्स को हम क्या कहते हैं, मतलब एक सेल कह सकते हैं या प्रो सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रो सेल यानी कि जो रियल सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल डिवीजन वगैरह होता है वो रियल सेल होता है, उस सेल के पहले का सेल जो ऐसा कुछ नहीं करता है बट उसके अंदर जितना है वो लाइफ है उसके अंदर। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कहते हैं और जो चीज कंबाइन होती है लाइक ये मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम कॉन्सर्वेट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को कॉन्सर्वेशन कहते हैं। ओके, एंड ये नॉर्मली सिडनी में सबसे पहले हुआ था और सिडनी के अंदर जो फॉक्स होती है, सिडनी फॉक्स, उसके अंदर ऐसा देखा गया था और प्रोटीनॉइड्स इन माइक्रोस्फीयर में भी देखा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्सर्वेट्स जिन्हें कहते हैं और ये कंबाइन होकर एक बड़ा सा कुछ चीजें क्रिएट कर रहे हैं जिसे मे भी हम आगे चल के सेल कहें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फिर आगे क्या हुआ, ये जो कॉन्सर्वेट्स है ये कोलॉइडल एग्रीगेशन हुआ और ये हाइड्रोफोबिक भी था प्रोटीन के लिए। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहना, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस दूर होना। ठीक है,
डिसअट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एंड लिपिड्स जो था, बबल्स वगैरह, फिर ये बहुत सारे साइज इनकी बढ़ गई और इनका मटेरियल एक्वियस मीडियम में हो गया, यानी वाटरियस, कुछ जैसे अपने बॉडी में वाटरियस मीडियम होता है, पसीने बहते रहते हैं, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये वाटरियस मीडियम बनते गया और थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर कम ज्यादा करके और ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्प्लिट किए, कंपेयर किया और इनसे नए नए सेल बनने गए, यानी कि ये खुद को अपने आप को स्प्लिट किया और 2 सेल बने, फिर तरीके से और सेल क्रिएट हुए, ऐसे स्प्लिट होते होते इनमें बडिंग लाइक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ, माइक्रोस्फीयर क्रिएट हुए, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक बनने लग गए, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर। तो स्टार्टिंग में तो ये हाइड्रोफोबिक थे जो कॉन्सर्वेट्स थे, और फिर अभी भी देखो पहला लाइफ नहीं आया, अमीबा मत कहने लगना कि मैं यहाँ पे अमीबा की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइफ ऑफ दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये कॉन्सर्वेट्स एक साथ क्या हुए, फॉर्म हुए और ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए और फिर धीरे धीरे इनका जो नेचर है, इनका जो प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोफिलिक बनने लगा। पहले ये हाइड्रोफोबिक थे, यानी पानी से दूर रहने वाले, फिर ये हाइड्रोफिलिक बन गए, यानी कि पानी से ये अट्रैक्शन करने लगे और वाटर के साथ रहने लगे, फिर ये वाटर में ही रहने लगे और इनसे और इनमें इवोल्यूशन हुआ और में भी ऐसा कहा जा सकता है कि फर्स्ट प्रिमिटिव सेल क्रिएट हुआ, जिसे हम में भी ऐसा कहते हैं, 10th में भी हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सेल के बारे में, थियरी ऑफ इवोल्यूशन में, ठीक है। तो में भी ये प्रिमिटिव सेल वही हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा या फिर पैरामोसियम, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे आगे चलते गया, इनमें अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन फॉर्म होते गए और ये मोर स्टेबल एंड स्टेबल बनते गया। ये कॉन्सर्वेट्स यानी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है जो अभी भी हम में प्रेजेंट है इन दी फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इन सभी के फॉर्म्स में अभी भी ये कॉन्सर्वेट्स हम खुद ह्यूमन बींग्स में भी तो है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल, यही तो कॉन्सर्वेट्स होता है, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को ही कॉन्सर्वेट्स कहते हैं और इसी के कॉम्बिनेशन को कॉन्सर्वेशन कहते हैं और इससे इस तरह की अपनी यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉन्सर्वेशन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। और इसी तरह अपने बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इनका ग्रोथ हुआ और डिवीजन भी करने लगे और फिर इस तरह से कोलाइडल एग्रीगेशन के बाद फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम फॉर्म हुआ जिसे हम प्रोटोसेल कहते हैं, यानी कि जो अपना सेल है ये फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ। मे बी वो अमीबा हो सकता है, मे बी वो अमीबा जो कि वाटर के अंदर रहता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझनी है, पूरा थियोरेटिकल था, लाइन से एक बार रीड जरूर करना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ साइंटिस्टों ने इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ के लिए बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल के लिए थियोरी भी दी। तो एक चीज तो डन हो गई कि भाई सेल किससे बनता है? क्वासरवेट्स से बनता है। और क्वासरवेट्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड या फैटी एसिड कह दो या फिर कार्बोहाइड्रेट कह दो या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते कह दो, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट क्वासरवेट्स। और ये कंबाइन होके क्या बना? कॉन्सर्वेशन करके एक बड़ा सा कोई एक राउंडेड चीज बनाते हैं जो कि आगे चल के डिवाइड होके और ये हाइड्रोफिलिक बन जाता है, यानी पानी की तरफ बढ़ जाता है और फिर पानी में रह के अपना ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके फिर इससे इसके डॉटर सेल बनते हैं, यानी डिवाइड होता है ना ये अपने आप को, तो इससे डॉटर सेल बनते हैं और इसी का इवोल्यूशन होके ग्रोथ होके और फिर हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये प्रिमिटिव पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जिसे हम मे बी अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है, यानी साइंटिस्टों के हिसाब से ऐसा भी यही कह रहा हूं बार बार मैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड है, ये सारी गैसेस यहाँ पे जो फॉर्म हुई है, ये सारे जो कॉन्सर्वेट्स है कंबाइन होके एक यहाँ पे बड़ा सा कॉन्सर्वेट बनाए हैं और इससे एक सेल बना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल में भी यही चीज होगी कि भाई अगर हमने सीख लिया कि ये कैसे अमीनो एसिड, फैट या जो ग्लूकोज है ये सब किस तरीके से फॉर्म होता है, तो हम जान जाएंगे कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे थियरी भी दी है, लाइक आरएनए डीएनए सिस्टम डेवलप्ड विद इन द प्रोटोसेल। हाँ ठीक है भाई, हमको भी पता है। लाइक बैक्टीरिया वायरसेस में भी होता है, ठीक है, जो डीएनए आरएनए ये सारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है यही न्यूक्लिक एसिड ही परफॉर्म करती है, जो कि डीएनए आरएनए है, ठीक है। बहुत सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन, हेटेरोट्रॉफिक जो भी चीजें होती है, कीमो हेटेरोट्रॉफिक होती है, ये सारे प्रोसेसेस, इन सभी को यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आरएनए डीएनए यही परफॉर्म करते हैं। ओके, कीमो मींस केमिकल, हेटेरोट्रॉपिक मींस डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को भी यही न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म करता है। यहाँ पे यूरे एंड मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक यू ट्यूब करके, ऐसा यू और ये ट्यूब, हाँ यू ट्यूब जो देख रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। इसमें कुछ उन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ। उन्होंने क्या देखा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल से ही लाइफ आई है और वाटर मॉलिक्यूल में अगर ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया,
तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सर्वेट अगर वाटर मॉलिक्यूल में है तो इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ वाटर से ही ओरिजिनेट हुई है, फर्स्ट सेल जो है वाटर से आया, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे कुछ बॉइलिंग ऑफ वाटर किया, फिर यहाँ से इन्होंने इसकी गैसेस को जो इवेपोरेशन करके ऊपर लिया, वैक्यूम पंप से वैक्यूम बाहर निकाल दिया, और यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज किए और बहुत सारे CH4 NH3 H3O H2O मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस का इस्तेमाल किया, और अंदर यहाँ पे बहुत सारे कार्बन की स्पार्क यानी चिंगारियां, बहुत सारे कार्बन का कोलिजन यहाँ पे करवाया, और जो वाटर मॉलिक्यूल था उसे अंदर बाहर रखने के लिए यहाँ पे कंडेंसर भी रखा, और उस कंडेंसर के थ्रू वाटर को बाहर निकाला, और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स को ओनली इस्तेमाल किया, और वाटर के ड्रॉपलेट्स जब एट द एंड यहाँ पे मिले तो उन वाटर के ड्रॉपलेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें मिला। ठीक है, जब यहाँ पे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वही है जो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए थे। तो इससे एक चीज प्रूफ होता है कि जो वाटर का लिक्विड ट्रैप है उसमें भी अपने पास यहाँ पे अमाइनो एसिड यानी जो कॉन्सर्वेट्स है ये उन्हें पाए गए। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर से ही लाइफ इवॉल्व हुई है, ऐसा प्रूफ हो गया। किसने प्रूफ किया, यूरे एंड मिलर्स ने। ठीक है, तो क्योंकि वाटर में अगर ये सारे कॉन्सर्वेट्स यानी अमाइनो एसिड है, जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ को बनाने में, जो अपने अंदर खुद है एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, तो ये जब वाटर में है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर से ही अपनी लाइफ इवॉल्व हुई है, और ये हाइड्रोफिलिक रहे होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आरएनए का वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए एक अपने अपने थिंकिंग दी है। हाइपोथेसिस है ना, यानी कि माना गया है, ऐसा हमने कंसिडर किया है, हाइपोथेसिस है ये, प्रूफ मत लगना इसका। ओके चलो, यहाँ पे क्या हुआ था कि वी नो दैट कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, ये तो हमको पता है, ये तो भाई प्रूफ भी है, और ये राइबोजाइम्स की हेल्प से सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए जो होता है ये इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या होता है, इस तरीके से हमने देखा था डीएनए वाली प्रोसेस की, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस तरह कुछ रेप्लिकेट होकर नया बनता है, फिर यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कंबाइन होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, मेम्ब्रेन फॉर्म करके आरएनए वगैरह बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा था हमने देखा भी था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि आरएनए, फिर आरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन, जो कि कैटालाइज क्या करता है, जो कि ये कैटालाइज करता है, क्या करता है ये कैटालाइज, क्या कैटालाइज करता है, कैटालाइज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो होती है, लाइफ होती है, उनको खुद के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। लाइफ के फॉर्मेशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए की हाइपोथेसिस क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आरएनए करता है, और आरएनए कैटालाइज करता है अपने लाइफ के फॉर्मेशन को, लाइफ के ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ये सारी सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, कैटालाइज करता है और कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो अपना प्रोटीन जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हुआ। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है, जो यहाँ पे आरएनए के कोड्स हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके सारे इंफॉर्मेशन को कोडॉन के फॉर्म में कैरी करता है, और इसी आरएनए मॉलिक्यूल से अपना क्या बनता है, डीएनए के यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल, जो कि अपने लाइफ को क्या करता है, जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करके और अच्छे से फॉर्मेशन करवाता है बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है कि आरएनए, अब यहाँ पे जब आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड करना जरूर, उसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया रहेगा, बहुत सारे, और उन साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार, अपने अपने थिंकिंग को दिया है आरएनए से रिलेटेड। तो सारी की चीजों को आप वहां पे पढ़ लेना, बहुत आसान है यार, स्टोरी जैसा है, तो अभी क्यों मुझसे वो चीज करवाओगे, तो बहुत आसान सा है, वहां पे टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना एक बार। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि मतलब बहुत सारे अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल से, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल ही लैंडमार्क होता है अपने ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को आरएनए फॉर्मेशन करता है, और ये आरएनए हमारे बॉडी की विद इन अ सेल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन खुद एनर्जी का मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन का ही फॉर्मेशन आरएनए कर रहा है। तो इसका मतलब कि सारा जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रोटीन से ही बनता है, और प्रोटीन ही खुद आरएनए मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए आरएनए भी एक मॉलिक्यूल से जस्ट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल से जस्ट ही, और इनसे क्या क्रिएट हो रहा है, अपना जो भी प्रोटीन, ये प्रोटीनियस बॉडी है, प्रोटीन की बॉडी है, वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने लायक कि ये पूरा आरएनए का हाइपोथेसिस है यार, ये जस्ट एक इमेजिनेशन किया गया कि ऐसा ही हुआ होगा।
कि प्रोटीन से ही आरएनए क्रिएट हुआ होगा, आरएनए से प्रोटीन क्रिएट होगा और इससे अपनी लाइफ का पहला सेल क्रिएट हुआ जो कि प्रोटीनियस बॉडी थी। और फिर उस सेल का डिवीजन होते गया, माइटोसिस मियोसिस होते गया और हम आज इतने बड़े ह्यूमन बींग्स, इतना बड़ा पूरा ऑर्गेनिज्म का अर्थ में इतने सारे प्रेजेंट है और न्यू स्पेसीज आती जा रही है। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी, ठीक है, ऐसा हाइपोथेसिस हम मानते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत बहुत मजा आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मजा आया हो तो जरूर शेयर करना सारे फ्रेंड्स लोगों को, सभी लोगों को इस वीडियो को फैला दो यार प्लीज, इतना तो कर सकते हो ना, इतनी मेहनत करने के बाद तो शेयर जरूर चाहिए मुझे आपसे। बाकी आप कुछ दो चाहे मत दो, बस आपका सपोर्ट एंड शेयर जरूर चाहिए। वीडियो को सभी तक पहुंचाओ, सभी की हेल्प करो। तुम्हारी अगर कोई हेल्प करे तो तुम भी दूसरों की हेल्प जरूर करो। ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके इसकी नोट्स ले सकते हो, यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके इसकी नोट्स ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।